वीडियो शुरू करने से पहले आज बात करेंगे इस टैंक की। ऑस्ट्रेलिया में ये टैंक आम तौर के ऊपर आपको घरों में मिल जाएंगे। ये तो बहुत छोटा सा है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं अपने घर के साइज़ के हिसाब से, इतने बड़े बड़े टैंक। ये एक्चुअली है क्या? ये है रेन टैंक। मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तभी पता लगा था। हालांकि इंडिया में भी लोग स्टोर करते हैं रेन वाटर, बट हम नहीं यूज़ करते थे। अब जब चीज़ पता लगे तभी पता लगती है गाइस। तो इसका बेनिफिट क्या है? जब रेन आती है उन्होंने सिस्टम इस तरह से लगाया हुआ है कि जो छत है, छत के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ रहती है। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में घर बनाना चाहते हो तो ये रेन टैंक ज़रूर लगाना। इसका बेनिफिट क्या है? अब यहाँ पर देखो, इंडिया जैसी मोटरें तो लगी नहीं हुई कि पानी दबाया, स्विच ऑन किया और धर से पानी आ गया। इसमें वैसे ही पानी बहुत आता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लाइट जाती नहीं है। अगर कोई टेक्निकी प्रॉब्लम आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लाइट नहीं जाती है गाइस। और अगर जाती भी है तो 10 या 15 मिनट के लिए जाएगी और वो हमारे को मेल आ जाएगी कि भाई इस एरिया में लाइट जाने वाली है, तो आप ये ध्यान रखिए। अब लास्ट 1 या 2 साल पहले, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, हमारे घर के अंदर 3 से 4 दिन लाइट नहीं आई। जस्ट इमेजिन कि हर एक चीज़ यहाँ पर लाइट से चलती है। इवन के अगर आपने अपना गैस चलाना है वो भी लाइट से चलेगा। आपने मोबाइल फ़ोन करने हैं चार्ज, लैपटॉप करना है, टीवी देखना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। पर हमने वो सरवाइव किया। रीज़न क्या था? जब हम पुराने घर में रह रहे थे, उसके साथ में जो एक घर बन रहा था नया, उसने गलती से काट दी तार और ऊपर से आ गया जी सैटरडे संडे। अब सारा कुछ बंद हो गया। हमने कंप्लेंट लिखाई और भला हो उस नेबर का, जहाँ पर हम रह रहे थे, उसके बेटे का घर था, उसने हमारे को पीछे से एक कोड दी कि भाई तू ये यूज़ कर ले ताकि जितनी देर तक लाइट नहीं आती है उतनी देर तक सर्वाइवल हो पाए। 3 से 4 दिन बिना लाइट के रहे थे, राइट। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब रेन वाटर की बात भी मैंने कर ली। बहुत अच्छी चीज़ है। टूटी ओपन करी, पेड़ पौधों को पानी दे दिया, फ्री का पानी। और अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई सफाई करनी है, मतलब पानी का तो यूज़ हर जगह हो जाता है। तो ये एक तरह की बचत है। तो आज का जो मुद्दा है गाइस, वो मुद्दा ये है, मेरे को एक कमेंट आया कि अगर हम रेंट के ऊपर घर लेते हैं तो क्या हमें बिजली पानी अलग से देना पड़ेगा या उसी के बीच में इंक्लूड होगा? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, बिजली पानी का ऐसे रहता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक्चुअली में जब आप घर लेते हो रेंट के ऊपर, चाहे वो रूम हो, ऑब्वियस ही बात है, अगर अपना घर लोगे रेंट के ऊपर तो आपको सारी चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने टेनेंट रखना है, सब टेनेंट यूज़ करना है, अपने ओनर से या जो कंपनी जिससे लिया है उससे ज़रूर पूछ लेना सब टेनेंट रखने के लिए कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं। तो आप भी उसको बात कर सकते हो कि भाई बिजली पानी बीच में है, ज़्यादातर बीच में ही होता है। अब होता क्या है, डिपेंड करता है टेनेंट के ऊपर और सिनेरियो क्या चल रहा है। अब आपके पास जब आप घर ढूंढोगे तो ये ज़रूर पूछ लेना कि जो हमारे को रूम दिया गया है, जैसे मानो एक रूम का किराया जो है 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। मैं सिंगल बंदे की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो रेट चल रहा है 150 से लेकर 250 के बीच में। डिपेंड करता है कि आपका टेनेंट आपसे क्या बात करता है। जब भी आपने, कई बंदे क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले इंडिया से ही या होम कंट्री से जो पेजेस बने होते हैं, इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन सिडनी, इंडियंस इन मेलबर्न, वहाँ पर जाकर पोस्ट डाल देते हैं। हैंस उनको कमरा मिल जाता है आने से पहले ही, क्योंकि अगर छत नहीं होगी रहोगे कहाँ पर? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। आप ऑनलाइन यूनी लॉज बुक करवा सकते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे यूनी लॉज क्या होता है? यूनी लॉज हो गया, बच्चों के लिए होता है, अब उनसे बात कर सकते हो। और बाकी भी मतलब BNB वगैरह होते हैं, वो भी बुक करवा सकते हो। BNB क्या होता है? एक तरह का होटल होता है, वो आपको महीने के लिए, 2 महीने के लिए मिल जाता है। एक तरह का अपार्टमेंट या कमरा हो गया,
उसी तरह से खाना पीना आपका होता है, उसमें जो मर्ज़ी लेके आप आ सकते हो। तो ये सबसे बड़ी टेंशन फ्री हो जाती है। जितनी देर तक आप यहाँ पर घर नहीं ढूंढ पा रहे हो, कम से कम आप वहाँ पर जाकर रह सकते हो। तो देखो भाई, ऐसा है कि जब भी आपने बात करनी है तो आप ज़रूर पूछें कि 150 के अंदर क्या हमारे को चीज़ें जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, किचन यूज़ और हम हीटर लगा सकते हैं कमरे में। अब जब ठंड आएगी, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर हीटर चलेंगे। कई बार क्या होता है कि टेनेंट परवाह नहीं करते, ओनर भी अपनी जगह सही रहता है, टेनेंट परवाह नहीं करते, दिन रात दबा के वो हीटर चला लेते हैं। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो एसी चला लेते हैं। तो वो आप अपने टेनेंट से बात करके कर सकते हैं। कई टेनेंट होते हैं कि भाई $150 पर वीक है, तू कोई बात नहीं, यूज़ करना है कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट सम टेनेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई 150 तो है, लेकिन जो बिल आएगा जितने टेनेंट हैं वो उसमें डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक रूम में 3 कमरे हैं, 3 टेनेंट रखे हुए हैं उसने, और मान लो $500 बिल आया महीने का, और उसने डिवाइड कर लिया तीनों में, वो उस हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या कई ऐसे कहते हैं कि भाई $150 रेंट है, लेकिन $30 तुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चाहे बिल जो मर्जी आए, डजंट रियली मैटर फॉर यू, चाहे ज़्यादा आए कम आए, वो कोई इशू नहीं है। बट इसमें सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है? अब सोचो कि एक घर में 3 बंदे रह रहे हैं, ठीक है, और तीनों का अपना अपना सिनेरियो है। पहली बात तो ये है कि घर में कोई रहता ही नहीं है, सभी काम के ऊपर जाएंगे, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि भाई तीनों के तीनों घर पे हों, सैटरडे संडे या कोई छुट्टी आ जाए। अब मुद्दा ये है कि कल को $500 बिल आ गया और आपकी जो जॉब है वो है रात को, रात के समय में हीटर लगाते हैं, सुबह ठीक हो जाता है, और हीटिंग आपने यूज़ ही नहीं की है, आपकी जॉब जहाँ पर है वहीं पर आप गुजार देते हो। कल को आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई $500 बिल आया, मैं क्यों दूँ? वाई? बिकॉज मैंने तो यूज़ ही नहीं किया है। वो आप अपने टेनेंट से बात कर सकते हो कि भाई मेरी ये सिनेरियो है, मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ। वो आपके टेनेंट के बीच में और आपके बीच, आप ओनर के बीच में और टेनेंट के बीच में क्या सहमति होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि आप ट्राई करिए कि अगर पेमेंट जो रेंट की है वो उसके अकाउंट में डाल लिए, नीचे लिख के डिस्क्रिप्शन में रेंट इतने से इतने, ताकि कल को जाके मिसकम्युनिकेशन ना हो। या अगर आप बाय कैश देना चाहते हैं तो उससे रसीद ज़रूर ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जाकर आपको अगर किसी वीज़ा की कंडीशन हो कि भाई हमें शो करो कि हम ऐसे में रहे हैं, मेलबर्न में रहे हैं, विक्टोरिया में इतनी देर रहे हैं, तो वो कैसे हो पाएगा। मान सकता हूँ कि बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आपकी बोल पड़ेगी, लेकिन ऑनर की तरफ से भी कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कई ओनर अच्छे होते हैं और कईयों के साथ कई बार तो हो जाता है। तो अगर बाय चांस ऐसा होता भी नहीं है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओनर से जब आप छोड़ने वाले हैं तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, जो मैंने करवाई थी 2019 में। मैं महीना 1.5 महीना अपने फ्रेंड के साथ रहा था, वो उस टाइम के ऊपर लीज़ उसके नेम के ऊपर थी, तो आप उससे लिखवा सकते हैं थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन हम जिसको कह सकते हैं। कि अगर वो नहीं लिख के देता, जो आपके साथ में 2 बंदे और रह रहे हैं वो लिख के दे सकते हैं कि भाई ये बंदा इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक यहाँ पर रहा है, इस एड्रेस पे रहा है। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी जो माइंड के अंदर डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आने से पहले बंदे को सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दूर के ढोल होते हैं सुहावने, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन माइंड सेट करके आना कि भाई यहाँ पर आपको पूरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि घर बैठे डॉलर्स आने लग जाएंगे। बाहर कंट्रियाँ आना ईजी है, लेकिन यहाँ पर काम करना डिफ़िकल्ट रहता है, और हौली हौली धीरे धीरे आप भी सेटिंग कर लोगे यहाँ पर। ऑल द बेस्ट।